नमस्कार। क्या आप ये जानते हैं कि राजस्थान, जिसे हम सब उसके विशाल थार मरुस्थल के लिए जानते हैं, उसी राजस्थान में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक भी है? जी हाँ। और आज हम राजस्थान के इन्हीं भौगोलिक अजूबों की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का एक ऐसा पूरा विश्लेषण करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। इस सफर के आखिर तक इस विषय पर आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम राजस्थान की प्राचीन भूवैज्ञानिक नींव से शुरुआत करेंगे, फिर एक एक करके हर प्रदेश की यात्रा करेंगे और आखिर में कुछ जरूरी सवालों से अपने ज्ञान को परखेंगे। यकीन मानिए, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। राजस्थान की जबरदस्त विविधता को समझने के लिए हमें सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, लाखों साल पीछे। चलिए ये पता लगाते हैं कि राजस्थान की ये भूमि आखिर बनी कैसे, क्योंकि इसकी नींव को समझना ही इसके भौगोलिक रहस्यों को खोलने की चाबी है। इस तस्वीर को देखिए, ये हमारे ग्रह के भूवैज्ञानिक इतिहास को कितने शानदार ढंग से दिखाती है। देखिए, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के मुताबिक पहले पूरी पृथ्वी एक ही भूभाग थी, जिसे पेंजिया कहते थे। फिर ये दो हिस्सों में टूटी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इनके बीच जो विशाल सागर बना वो था ठेथिस सागर। और आप जानते हैं मजेदार बात क्या है? राजस्थान की आज की जमीन असल में उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड और ठेथिस सागर के ही हिस्से हैं। अब यहाँ पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये दिखाती है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्से कब बने। अरावली पर्वतमाला बनी थी प्री कैम्ब्रियन युग में, मतलब ये राजस्थान का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन हिस्सा है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ हमारा पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान तो बहुत नए हैं, जो टेथिस सागर के सूखने के बाद बने। देखिए, पहले भी वर्गीकरण हुए थे, जैसे कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राज्य को 7 क्षेत्रों में बांटा था। लेकिन पढ़ाई के लिए और परीक्षाओं के हिसाब से हम सबसे ज्यादा स्वीकृत यानी 4 भाग वाले भौगोलिक विभाजन को ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि यह सरल है, धरातल और जलवायु पर आधारित है, और यही वो विभाजन है जो आपकी परीक्षा में मदद करेगा। और अब चलिए राजस्थान के सबसे बड़े हिस्से में चलते हैं। हमारा पहला प्रमुख क्षेत्र है विशाल थार मरुस्थल, एक ऐसा अद्भुत इलाका जो पश्चिमी राजस्थान पर पूरी तरह से हावी है। ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये टेबल हमें इस क्षेत्र का एक क्विक ओवरव्यू देती है, लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये इलाका राज्य के 60% से ज्यादा हिस्से को कवर करता है, लेकिन यहाँ पर राज्य की सिर्फ 40% आबादी ही रहती है। इससे क्या पता चलता है? यही कि यहाँ की जलवायु कितनी कठोर है और संसाधन कितने सीमित। अपने पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने मरुस्थल को बारिश के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा है। एक है शुष्क और दूसरा अर्धशुष्क क्षेत्र, और इन दोनों को जो लाइन अलग करती है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस आंकड़े को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है। अच्छा, अब मरुस्थल के सबसे सूखे हिस्से के अंदर भी 2 तरह के इलाके हैं। एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जहां आपको रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, और दूसरा है बालुका स्तूप विहीन प्रदेश, जो एक पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है, जिसे हम्मादा कहते हैं। ये इलाका आपको जैसलमेर, पोखरण और बालोतरा के आसपास मिलेगा। यहाँ का कलाकार तो हवा है, उसने ही इस पूरे लैंडस्केप को बनाया है, अलग अलग तरह के रेत के टीले बनाकर। जैसे कि ये अर्धचंद्राकार बरखान, जो हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। फिर आते हैं अनुप्रस्थ टीले, जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, और अनुदैर्ध्य टीले, जो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। परीक्षाओं के लिए इन टीलों के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा पूरब की ओर बढ़ते हैं। हम पहुंचते हैं अर्धशुष्क क्षेत्र में, जिसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। ये एक ट्रांजिशनल जोन है। इसे हम 4 मुख्य बेसिन में बांटते हैं। सबसे ऊपर उत्तर में है घग्गर बेसिन, फिर है शेखावाटी बेसिन, बीच में है नागौरी उच्च भूमि, जो अपनी खारी झीलों के लिए जानी जाती है, और दक्षिण में है लूनी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। और अब बात करते हैं राजस्थान की रीढ़ की हड्डी की, प्राचीन अरावली पर्वतमाला। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक बड़ा क्लाइमैटिक डिवाइडर है, एक वाटरशेड है, और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली क्षेत्र भले ही सिर्फ 9% एरिया कवर करता हो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। ये खनिजों से भरपूर है और राज्य की कितनी ही नदियों का उद्गम स्थल है। साथ ही राज्य की लगभग 10% आबादी का घर भी यही है। तो अरावली की कहानी कुछ ऐसी है, एक जमाने में ये हिमालय की तरह एक विशाल वलित पर्वत हुआ करता था, लेकिन फिर लाखों सालों तक हवा और पानी ने इसे लगातार काटा, और आज ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में मौजूद है।
ये इसके अविश्वसनीय भूवैज्ञानिक सफर का सबूत है। अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका 80% हिस्सा यानी करीब 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान के अंदर ही है। ये दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्मा से लेकर उत्तर पूर्व में खेतरी तक फैली है। और ये है अरावली की शान, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये माउंट आबू में है और न केवल राजस्थान का बल्कि उत्तर में हिमालय और दक्षिण में नीलगिरी के बीच का सबसे ऊंचा पॉइंट है। पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं पूर्वी उपजाऊ मैदानों में। इस इलाके को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं। ये राज्य का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ पर हिसाब मरुस्थल से बिल्कुल उल्टा है। एरिया देखिए, सिर्फ 23%, लेकिन जनसंख्या लगभग 40%। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। यही वजह है कि ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। लेकिन ये पूरा मैदान एक जैसा नहीं है। इसे मुख्य नदियों ने अलग अलग बेसिन में बांटा हुआ है और हर बेसिन का अपना एक अलग लैंडस्केप है। इनमें प्रमुख हैं बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। ये खास शब्द उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड टोपोग्राफी, इसे जरूर याद रखिएगा। ये अक्सर परीक्षाओं में आता है। इसका सीधा सा मतलब है चंबल नदी के कटाव से बनी ऊबड़ खाबड़ जमीन और गहरे बीहड़। अच्छा, यहाँ तक हम 3 प्रमुख क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं और जानकारी काफी गहरी होती जा रही है। इससे पहले कि हम अपने अंतिम क्षेत्र में जाएं, एक छोटी सी बात। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो 1 सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम समुदाय से भी जुड़ें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अब हमारे अंतिम क्षेत्र के लिए तैयार हो जाइए। हम दक्षिण पूर्वी पठार की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक चट्टानी पठारी क्षेत्र है जो बनावट में बाकी राजस्थान से बहुत अलग है। यह राज्य का सबसे छोटा भौतिक क्षेत्र है, जो लगभग 7% क्षेत्र में फैला है और 11% आबादी का घर है। बसाल्टिक लावा से बनने के कारण इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है इसकी काली मिट्टी, जो इसे कपास और सोयाबीन की खेती के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। और हाँ, राज्य में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका ज्वालामुखी मूल, यानी इसका लावा से बनना। इसी वजह से यहाँ की भूविज्ञान और उपजाऊ काली मिट्टी राजस्थान के बाकी सभी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। ये अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक संक्रांति प्रदेश यानी एक ट्रांजिशन जोन के रूप में भी काम करता है। तो हमने राजस्थान के चारों कोनों की यात्रा कर ली है। अब समय आ गया है कि हम अपने ज्ञान को परखें। चलिए कुछ सवालों के जवाब देते हैं और फिर एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ये सवाल पिछली परीक्षा में आ चुका है। उन सीमाओं के बारे में ध्यान से सोचिए जिनके बारे में हमने बात की थी। क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? मरुस्थल की पूर्वी सीमा। ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर है 40 सेंटीमीटर। याद रखिए, 25 सेमी रेखा तो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को आपस में बांटती है, जबकि 40 सेमी या 50 सेमी रेखा पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र को अरावली से अलग करती है, जो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। चलिए एक और कोशिश करते हैं। प्रसिद्ध छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन से संबंधित है? हमने इसकी चर्चा पूर्वी मैदानों वाले हिस्से में की थी। उत्तर है माही बेसिन। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का मैदान, जो माही नदी और उसकी सहायक नदियों से बना है, छप्पन के मैदान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ऐतिहासिक रूप से 56 गांवों का एक समूह हुआ करता था। और ये रही आपकी मास्टर स्लाइड। ये एक ही फ्रेम में सभी 4 क्षेत्रों के बीच के अंतर को शानदार ढंग से दिखाती है। ये आपकी आखिरी रिवीजन स्लाइड है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी, उत्पत्ति और मुख्य विशेषताएं, सब कुछ एक ही जगह पर। इन भौतिक विभाजनों को समझकर हम सिर्फ भूगोल नहीं सीखते, हम राजस्थान की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इतिहास की नींव को समझते हैं। यहाँ का खानपान, रहन सहन और आर्थिक गतिविधियां, सब कुछ इसी भूगोल से तय होता है। तो हमने देखा कि कैसे एक प्राचीन समुद्र से बने रेतीले थार से लेकर दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों अरावली तक, राज्यों को खिलाने वाले उपजाऊ मैदानों और हाड़ौती के अनोखे ज्वालामुखी पठार तक, हमने एक ही राज्य में 4 पूरी तरह से अलग दुनिया देखी है। अब हम आपको इस एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि कैसे राज्य का सिर्फ 9% क्षेत्र यानी अरावली बाकी सभी क्षेत्रों की जलवायु, संसाधनों और जीवन को प्रभावित करता है। इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना